हेलो गुड इवनिंग गाइस आज हम पीजीटी हिंदी फीमेल का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे जो 3 जुलाई को हुआ था और इसकी शिफ्ट थी 2 से लेके 5 बजे तक। आज हम मैथ्स का पार्ट सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी मिलके एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए बी सी तीनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला 20 दिन में, ये ए है, और बी अकेला 40 दिन में। पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा। कैसे करेंगे? हमें पता है सबसे बेस्ट मेथड जो है एलसीएम मेथड है। एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 10 20 40 का एलसीएम कितना? 40। 10 चौक 40, 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 4। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी? 2 1 3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 में से 3 गया 1, यानी सी एक दिन में एक काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 40 करना है। सी को कितने दिन में करेगा? 40/1 यानी कि 40 दिन में। आगे समझ में तो आसान था। नेक्स्ट करते हैं अब। देखो एक्स वाई जेड ने अलग अलग कुछ राशि यानी कुछ पैसा इन्वेस्ट करा एक साल के लिए। उनका प्रतिफल यानी रिटर्न जो है 6%, 8% और 10% था। एक्स और जेड के रिटर्न में 600 रुपये का अंतर है। यदि उन्होंने समान राशि निवेश करी, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है ना, जो एक्स ने करा वही वाई ने करा और वही जेड ने करा, इसे रिटर्न कितना मिला? 6%, इसे 8% और इसे 10%। पूछ कर रहा है इन्वेस्टमेंट कितना था। यदि एक्स और जेड के रिटर्न में कितना अंतर है? 600 रुपये। और वैसे कितना अंतर है? 4%, यानी 4% की वैल्यू कितनी है? 600 रुपये। इन्वेस्टमेंट का 4%। अब देखो 4% को लिखते हैं 4/100। 100 की इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट क्या आ गया हमारा? 600 गुणा 100/4 आ जाएगा। 150 चौका 600, कितना आ गया? 15,000 हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया। अगर ये इन्वेस्टमेंट सेम नहीं होता तो कैलकुलेशन कुछ और होती। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ये देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है। साधारण ब्याज वाली मूल राशि 4 वर्ष बाद 1920 हो जाती है। 4 साल में कितनी हो रही है? 1920। और 10 साल में कितनी हो रही है? 2400। देखो ये समझने वाली चीज़ है। अगर कोई प्रिंसिपल में ब्याज लगता है 4 साल के लिए, तो ये 1920 में क्या क्या है? इसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 4 साल में हो रही है तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये 10 साल वाली में क्या है? मूलधन तो रहेगा और मूलधन पे 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट। आगे समझ में। अगर हम इसमें से इसे घटा दें तो पी तो कॉमन कट जाएगा। हमारे पास क्या आएगा? 10 में 4 गए 6, इधर बचा 480। ये आएगा 6 साल का ब्याज। समझ में आया? 6 साल का ब्याज आ गया तो 1 साल का ब्याज कितना? 80 रुपये। 6 48 होता है ना। 1 साल का ब्याज 80 रुपये। यहाँ पे 4 साल में दिया हुआ था, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4 × 80 320। जब 4 साल का ब्याज 320 है और 4 साल में टोटल धन 1920 है, 1920 में से अगर इसे घटा दें 320 को, कितना आएगा? 1600। 4 साल का ऐसा ही घटा दिया, बचा क्या? प्रिंसिपल। ये 1600 ही हमारा प्रिंसिपल है यानी मूलधन। पूछा क्या हमसे? ब्याज की दर। ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? हमें पता है रेट बराबर क्या होता है? SI × 100 अपॉन P × T। अब कोई सा भी डेटा उठा लो, उसमें से हम 80 वाला उठा लेते हैं। एक साल में 80 रुपये ब्याज, तो 80 गुणा 100 P कितना? 1600। टाइम कितना? 1 साल। जो कट रहा है काट लो। 16 पंजे 80, कितना आ गया? 5%। आगे समझ में। एक बार और समझ लो। 4 साल में क्या था? प्रिंसिपल और 4 साल का ब्याज। 10 साल में प्रिंसिपल और 10 साल का ब्याज। इसमें से इसे घटा दिया, क्या बचा? 6 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज निकाल लिया उससे, उससे फिर 4 साल का ब्याज निकाल लिया। जब 4 साल का ब्याज आ गया तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो हमारा मूलधन आ गया। फिर हमने रेट निकाल लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये वाला सवाल देखो, इसमें ये वाले कौन है?
जो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, ये वाले कौन है जो स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, जो आ रहे हैं स्कूल में। 2018 के आरंभ में 600 बच्चे थे, 600 तो हैं हमारे पास में, तो 2019 के अंत में कितने बच्चे रहे होंगे। देखो 2018 यहाँ पे 30 बच्चे गए और 45 आए, यानी प्लस के 15, 30 गए ना और 45 आ गए, ये प्लस के, तो प्लस के 15 आए। इसमें देखो 2019 में 75 आए और 20 चले गए, यानी प्लस के 55। इतने बच्चे टोटल आए, नेट बच्चे। तो 55 और 15 कितने होते हैं, 70। 600 तो थे और 70 और आ गए, कितने हो गए, 670। आगे चलते हैं अब। 9x112 है, ये संख्या है हमारी। ये 88 से भाग होके इतना कोशेंट दे दिया, इतना भागफल दे दिया। इसका मतलब 88 से पूरी पूरी विभाजित हो। जब 88 से पूरी पूरी विभाजित है, 88 में क्या है, 11 गुना 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 नंबर 8 से भाग होने चाहिए। ये तो 8 से भाग हो रहे हैं, 14 8 112। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसका ओड प्लेस का सम निकालेंगे, 9 1 10 2 12। इवन प्लेस का सम x प्लस 1। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम निकालो, इनके बीच का डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 होगा, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएंगे। इनका डिफरेंस क्या है, 11 माइनस एक्स। अब देखो 0 बनाने के लिए x को क्या होना चाहिए, 11। क्या x 11 हो सकता है, नहीं, क्योंकि x एक सिंगल डिजिट का नंबर है। तो x क्या हो सकता है, x यहाँ पे 0 हो सकता है। तो जब x यहाँ पे 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की केवल एक और एक वैल्यू पॉसिबल है, जो कि 0 है। पाइप A 200 लीटर दूध छोड़ रहा है, 200 लीटर दूध, ये पाइप A है। और पाइप B क्या कर रहा है, 160 लीटर पानी छोड़ रहा है, ये पानी है, वाटर। ये पाइप B है। यदि पाइप को केवल एक ही बार खोला जा सकता है, एक बार में, तो पाइप A को 1 घंटे में कितने मिनट के लिए खोलना चाहिए। देखो 1 घंटे में दोनों पाइपों को एक एक बार खोला जा सकता है। पूछ रहा है पाइप A को कितनी देर के लिए खोले 1 घंटे में, कि दूध और पानी का अनुपात 5:1 हो जाए। कैसे करेंगे, हमने मान लिया इसे x मिनट के लिए खोलता है, तो 200 इंटू x मिनट में कितना पानी जाएगा, 200x। इसे कितनी देर के लिए खोलेगा, 160। टोटल होते हैं 60 मिनट, x मिनट के लिए खुल गया, तो ये 60 माइनस x मिनट के लिए खुलेगा, खुल गया। पानी का रेशो क्या है, दूध और पानी का, 5/1। अब इसे काट लो, 40 पंजे 200, 4 चौक 16। ये आ गया 5x बराबर 1200 माइनस 20x, तो 25x बराबर 1200। x की वैल्यू क्या आ गई, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, यानी 48 मिनट खुलेगा, तब जाके 5:1 का रेशो हो जाएगा। अब दूसरा तरीका बताता हूँ मैं, सिंपल तरीका। देखो 200 160 का रेशो कितना है, ये 5:4 का। दूध पानी का रेशो क्या बनाना है, 5:1 का। हम इसमें टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे, ये T1 ये T2, तब जाके रेशो ये आएगा। अगर हम इसे डिवाइड कर दें टोटल को, तो हमारा T1 का रेशो आ जाएगा, और इसे डिवाइड करें तो T2 का रेशो निकाल लो। T1 का रेशो 5/5 1, T2 का रेशो 1/4, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, यानी टाइम का रेशो क्या आ गया, 4:1। टोटल टाइम कितना है, 60 मिनट। हमारे हिसाब से टाइम कितना है, 5। निकाल लो 1 यूनिट की वैल्यू, 12। 12 चौक 48, 12 एकम 12, यानी पाइप पे चलेगा 48 मिनट और पाइप B 12 मिनट। आ गया। जैसे करना वैसे कर लो, कुछ समझ में ना आए तो ये लंबा मेथड, और अगर ये कर सकते हो रेशो मेथड तो बेस्ट है, टाइम भी बचेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। एक संग्रहालय में साप्ताहिक दिनों में 900 और सप्ताह अंत में यानी वीकेंड, सैटरडे संडे 18 से आगंतुक यानी विजिटर आते हैं। 1 नवंबर को शनिवार है, देखो 1 को अगर शनिवार है तो 8 को होगा, 15 को, उसके बाद में 22 को, और 29 को सैटरडे होगा। उसके बाद में संडे कब होगा, 2 को, 9, 16, 23 और 30 को, यानी टोटल 10 दिन हो गए वीकेंड के। तो बचे क्या, 20 दिन नवंबर में, 20 दिन हो गए नॉन वीकेंड के। अब देखो वीकेंड के दिनों में 1800 एवरेज है,
तो सम कितना होगा 1800 इंटू 10, 18,000। नॉन वीकेंड के दिन में 900 एवरेज है, टोटल दिन कितने 20, तो सम कितना होगा 20 इंटू 900, 18,000। टोटल महीने का सम कितना हो गया 36,000। और महीने में दिन कितने होते हैं 30, डिवाइड कर दो, तो पूरे महीने का एवरेज कितना हो गया 1200। आगे समझ में, हमें एवरेज पता है, एवरेज को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके सम, एवरेज को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके सम, और टोटल सम पूरे महीने का 36,000, पूरे महीने में 30 दिन, उससे डिवाइड कर देंगे तो महीने का एवरेज। एक आयताकार बोर्ड है, रेक्टेंगुलर बोर्ड है, उसका विकर्ण होता है ये डायगोनल 8√13 है, ये है एल इसकी, ये है बी लेंथ और ब्रेड्थ। इसका एरिया दे रखा 736, एरिया होता है एल बी। विकर्ण क्या होता है इसका, विकर्ण होता है √L² प्लस B², कितना है 8√13। इसका जब स्क्वायर रूट हटाएंगे ये हो जाएगा L² प्लस B² बराबर 64 इंटू 13, यानी 13 चौका 52, 13 छिंग 78, 5 83, 832। अब देखो या तो एल बी की ऐसी कोई वैल्यू एज्यूम कर लो जिनके स्क्वायर का सम ये हो, उनकी मल्टीप्लाई ये हो, जो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी कर पाना। एक मैं बताता हूँ फॉर्मूले के हिसाब से। मुझे पता है एल प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, L² प्लस B² प्लस 2LB। मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, क्योंकि मुझे परिमाप निकालना है, परिमाप होता है L प्लस बी। इसके लिए मुझे L प्लस बी की वैल्यू चाहिए होगी। देखो यहाँ पे रख दो 832 प्लस 2LB कितना हो गया 1472, तो दोनों का सम कितना आ गया 2 2 4, 7 3 10, 8 4 12, 1 13 और 1 2, 2304। अब 2304 का जब अंडर रूट निकालेंगे कितना आया 48। हमसे क्या पूछा परिमाप, परिमाप होता है इसका 2L प्लस बी। ठीक है, तो 2L प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो दुगना कर देंगे इसे, 48 दूनी 96। फॉर्मूला क्या यूज करना है, बस सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि भाई वस्तु की बिक्री पर हुए लाभ को 5 गुना कर दिया जाता है। हमें पता है CP प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है SP। अब क्या कर दिया, इससे प्रॉफिट को 5 गुना कर दिया, तो CP प्लस 5 गुना प्रॉफिट बराबर बिक्री मूल्य 150% बढ़ जाता है। अगर पहले 100 था तो अब 150 बढ़ के 250 बन गया, यानी पहले का कितना गुना हो गया 2.5 गुना। तो यानी अब ये क्या हो गया 2.5 इंटू S, ये हो गया। SP और प्रॉफिट में रिलेशन निकाल लो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये तो कट गया, ये क्या बचा 4P बराबर 1.5S। तो प्रॉफिट और SP का रेशियो कितना आ गया 1/4। अब 1/4 को क्या कहेंगे 3/8, यानी SP है 8 और प्रॉफिट है 3, तो इसका मतलब CP क्या आ गया, इसमें से माइनस कर दो, CP है हमारा 5 और प्रॉफिट हो रहा है इस पे कितने का 3 का, तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गई प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये हो गई 20 पंजे 100 और 20 दिया 60%। आगे समझ में, एक शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या का 4 गुना है। ये शंकु हो गया हमारा, तो इसकी ऊंचाई जो है 4R है और इसकी त्रिज्या तो R है ही। एक गोला है, गोले की रेडियस क्या है, जो शंकु की रेडियस है कितनी है R। इन दोनों के आयतनों में यानी वॉल्यूम का रेशो बताना है। इसकी वॉल्यूम 1/3 पाई R² इंटू 4R, इसका 4/3 पाई R³, पाई से पाई गया, R³ से R³, 4 से 4, 3 से 3, क्या आ गया रेशो 1:1। अगले सवाल पे आ जाओ। 7 वर्ष में जो 63 हो रही है, तो एक वर्ष में कितनी 9% की वृद्धि। एक वर्ष में जो वृद्धि होती है वही होती है हमारा ब्याज, तो 9% की रेट है ब्याज की। 2 वर्ष बाद 40,000 रुपये के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा उसी दर पे, 9% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना किस पे 40,000 रुपये। अब देखो जब पहले साल भी 9% और अगले साल भी 9%, तो ओवरऑल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 9 + 9 + 9 × 9/100,
ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कितना हो गया 18.81%। ये हमारा ओवरऑल ब्याज होगा। तो 40,000 का निकाल दो इतना। ये किसके बराबर है, ऑलमोस्ट 19, 19 से थोड़ा छोटा है तो 19% ही निकाल दो अप्रोक्सीमेशन लगा के। 19 चौक 76 होता है, 7600। तो हमारा एक्चुअल आंसर जो है 7600 से थोड़ा सा कम, कौन सा आंसर आएगा 7524। देखो रेशो वाला सवाल आ गया फिर से, मैंने करा रखा है, रेशो वाली वीडियो कंप्लीट है, वो पूरा देख लेना। कंबाइंड रेशो निकालने वाली, इसमें कंबाइंड रेशो निकालना है। देखो पहली और दूसरी का रेशो दे रखा है, पहली दूसरी का रेशो 4-5 और दूसरी तीसरी का 9-10। कंबाइंड रेशो कैसे निकालते हैं मैंने बताया, जिगजैग मल्टीप्लाई, 4 निम 36, 9 पंजे 45, 5 ढाई 50। ये इनका रेशो आ गया। 262 है इनका सम, 262 हमारे हिसाब से कितना है, 5 4 9 3 12, 6 5 11, 131। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2। दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या है 45 यूनिट, तो 45 इंटू 2 यानी कि 90 हो गई हमारी दूसरी संख्या। बस एक यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए, हम कोई सा भी आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो टैक्स वाला सिस्टम है कि 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, इसका मतलब हमारे और टैक्स लगेगा 5 लाख से ऊपर लगेगा। क्या बता रहा है, 5 लाख से ऊपर की आय का 10% पर कर लगाया जाता है। मतलब 10 लाख तक, 5 लाख से जो ऊपर की आय है, मान लिया 5 लाख से लेके 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक कितना हो गया, 5 लाख रुपए हो गए। तो इन 5 लाख पे 10% लगेगा, 5 लाख का 10% कितना, 50,000। अब जो बचे 10 लाख 1 से लेके 15 लाख तक कितने बचे, 5 लाख ये बचे। तो 5 लाख पे कितना लगेगा, 20%, 10 लाख से ऊपर वाली पे इसका 20% होगा 1 लाख। टोटल कितना हो गया टैक्स, 1.5 लाख। 1.5 लाख जब टैक्स है और टोटल मनी कितना है 15 लाख, कितना परसेंट है इसका, 10%। ठीक है, सिंपल था ये भी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ भाई, एफडीआई है, बिलियन में दर्शा रहा है किस वर्ष के लिए परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर क्या होती है कि पिछले वर्ष से जो इस वर्ष वैल्यू हुई वो कितना परसेंट चेंज हुई, परसेंटेज चेंज देखना है। पहले 16-17 का देखो, 3000 से 3400 हो गई, यानी 400 बटे 3000 इंटू 100 इतनी बढ़ी। 2015-16 के लिए देखो, 800 बटे 2200 इतनी बढ़ी इंटू 100, 2200 पे बढ़ी है ना 800। अब देखो 18-19 के लिए देखो, ये 3800, 2700 से 3800 हो गई, तो ये 280 तो ये और 800 ये, 1080 बटे 2720 इंटू 100। और ये कितनी बढ़ी 19-20 वाली, देखो डिक्रीज हुई है पर परिवर्तन तो है ना। देखो कैलकुलेट करो इसे, ये हो गया 520 बटे 3800 इंटू 100। अब निकालो से, ये आ गया 13 पॉइंट कुछ, 13-3-39, 13.33 के आसपास। ये कितना आएगा 400 बटे 11 यानी 36 पॉइंट कुछ। ये कितना आएगा, ये इससे गया, हमें पता है 27 चौक 108 होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 40% के बराबर आएगा। ये कितना आएगा, ये गए 19, ये 26 दूनी 52, 19 से कम 19, 7, 19 की 57, ये 13% के आसपास आएगा। तो सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ 40%। ये कब हुआ था 18-19 में। यही हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, ए से बी तक की यात्रा हो रही है 7 घंटा 30 मिनट। ये ए और ये बी, जो 2/3 डिस्टेंस है 90 किलोमीटर की स्पीड से करते हैं। ये 2/3 हो गया, ये 90 की स्पीड से। और ये गलत दिया हुआ है हिंदी में, क्वेश्चन गलत छपा हुआ है। बाकी का जो डिस्टेंस है 1/3 वो होता है 900 बटे 7 की स्पीड से। पूछ रहा है टोटल दूरी क्या है। देखो या तो x मान के कर लो, लेकिन मैं एक बढ़िया तरीका बताता हूँ। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस है 900, ये 2/3 है। ऐसी संख्या ले लो जो इससे कट जाए, ये 900 ले लिया, तो ये कितना हो गया, जब ये दुगना था इससे तो ये आधा होगा 450।
यानी 900 किलोमीटर तय करी 90 की स्पीड से, टाइम कितना लगा होगा 10 घंटे। और 450 किलोमीटर तय करी इसी स्पीड से, टाइम कितना लगा होगा 450 बटे 900, ये 7 ऊपर आ जाएगा 2, यानी कि 3.5 घंटे, ये 3.5, टोटल कितना लगा 13.5 घंटे। लेकिन एक्चुअल घंटे क्या लगे 7.5, तो हम एक्चुअल से इसे कंपेयर कर लेंगे। एक्चुअल क्या है हमारा 7.5 बटे 13.5 बराबर, डिस्टेंस क्या है हमारा एक्चुअल पता करना है। हमने जो माना डिस्टेंस वो कितना 9 और 4 13, 1350, कैलकुलेट कर लो, ये आएगा 100। तो x बराबर क्या आ गया 7.5 इंटू 100, यानी कि 750 किलोमीटर। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसे करने का, मान के और फिर एक्चुअल वैल्यू और हमारी वैल्यू को कंपेयर करके। अगला क्वेश्चन देखो, 11 से विभाज्य 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। हमें पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। क्या ये 11 से कट रही है? हाँ कट रही है, तो पहली संख्या तो यही हो गई। फिर 16 से विभाज्य 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 16 वाली हमें पता नहीं है तो निकाल लेंगे। इसे डिवाइड कर लो 16 से, 16 छिंग 96, 3, 16 दूनी 32, 7, 16 चौका 64, 15 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 15 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब अगर हम इसमें से 15 घटा दें तो वो संख्या जो आएगी वो पूरी पूरी डिवाइड होगी 16 से, और 4 अंक की बड़ी संख्या भी होगी। कितनी आ गई 9984। तो एक संख्या ये आ गई, एक संख्या ये आ गई। क्या पूछा है? इन दोनों के अंकों के योग के बीच में डिफरेंस। इसके अंकों का योग 36, इसके अंकों का योग क्या है 9 9 18 8 26 4 30, डिफरेंस क्या है 6। अब आ जाओ अगले पे। 16,000 रुपये मार्क प्राइस था, 15% छूट मिल गई, यानी 85% दिया होगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लो, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे एक तो जीरो पहले से ही है, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128 और 8 136, इतने रुपए हो गए। अब 10% टैक्स भी जोड़ा गया, 10% कितना होगा इसका 1360। अब टोटल कितना भुगतान करना है 0 6 6 3 9 3 1 4 और 1 ये 14,960। नेक्स्ट सवाल, एक्स वाई से 9 महीने बड़ा है, ठीक है, एक्स बड़ा है, वाई की आयु 4.25 वर्ष, 4.25 वर्ष बोलते हैं 4 ईयर और 3 मंथ, है ना। अब देखो ये 9 महीने बड़ा है, तो एक्स की एज क्या हो गई, जब एक्स 9 महीने बड़ा है एक्स की एज कितनी हो गई, इसमें 9 महीने और जोड़ देंगे तो ये पूरा साल बन जाएगा। एक्स हो गया 5 साल का। रेशो बताना है किसका 5 साल का और 4.25 साल का। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे इधर, 500 और 425, 5 से काट लो 100, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लो 20, फिर 5 से काट लो 17, 20:17, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ। देखो ये तो बहुत ही आसान सवाल था। ये जो है संरचना दिखा रहा है, स्ट्रक्चर दिखा रहा है मिक्सचर की। आयोडीन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, नाइट्रोजन इतना है, कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना। कौन सा तत्व सभी तत्वों के औसत योगदान के बराबर है? सबसे पहले तो औसत निकालेंगे, 32 8 40 यानी 0.4। ये कितना हो गया 5 5 10, 7 2 1 10, 2 1 3 1 4, ये भी 0.4 और ये 0.2, टोटल कितना हो गया 1.0। अब 1.0 हो गया टोटल। अब ये ऑब्जर्वेशन कितनी थी 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। औसत क्या आएगा 0.2। 0.2 जो है कौन से तत्व के पास है हाइड्रोजन के पास, तो ये हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है। यही पूछा था कौन सा तत्व सभी तत्वों के औसत योगदान के बराबर है। औसत योगदान 0.2, हाइड्रोजन का भी 0.2, इसलिए ये दोनों इक्वल। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में ट्रेवल करती है। लोकल रेल की गति जो है एक्सप्रेस की गति का 75% है। हमने मान लिया एक्सप्रेस की गति 100% है, तो लोकल की कितनी हो गई 75 हो गई। इनका रेशो कितना 25 चौका 100, 25 3 75, 4 3 का रेशो आ गया किसका स्पीड का। अब जब ट्रैवल सेम ही कर रहे हैं उसी दूरी को पूरी करने में कितना समय लगेगा,
जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा, 3:4। ये कितना टाइम ले रही है, 30 मिनट। एक्सप्रेस कितने गुना है, 10 गुना, तो ये कितना टाइम लेगी, ये भी 10 गुना लेगी, यानी कि 40 मिनट। आगे समझ में दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी पेपर भी करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार वीडियो अपलोड होने में, वीडियो रिकॉर्ड होने में टाइम लग जाता है, कई बार मैं बिजी होता हूँ। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ की जो चैप्टर वाइज हैं वो आपके पीआरटी के पेपर से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा। जितने चैप्टर्स हो सकेंगे मेन वो कंप्लीट हो जाएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो नहीं देखी अगर आपने तो वो देख लो, उससे 3 से 4 नंबर मिलेंगे आपको। एक डीआई वाली वीडियो, मैंने 2 चैप्टर दोनों कंप्लीट करा रखे हैं डीआई वाले, उससे भी 3-4 नंबर मिलेंगे आपको। तो ये दोनों ज़रूर करके जाना। साथ ही साथ ये पेपर जो करा रहा हूँ मैं पीजीटी वाले, 15-16 पेपर सोल्व करा चुका हूँ मैं, प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप देख लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।